राजस्थान में ऐसी सरकार चाहिए जो कि युवा के साथ, युवा की दिलों की धड़कन के साथ हमेशा ऐसे ही खड़े रहे। हमारे हनुमान बेनीवाल युवा धड़कनों की दिलों की एक ऐसी ताकत, हमारे हनुमान बेनीवाल जो कि हमेशा उपस्थित रहते हैं, आम आदमी के लिए हमेशा साथ रहते हैं, हमेशा जुड़े रहते हैं। हनुमान बेनीवाल साहब, क्या बात है, जोरदार स्वागत होगा। क्या बात है दोस्तों, एक बहुत ही प्यारी सी एंट्री हमारे बीच में हनुमान बेनीवाल साहब की, बहुत ही शानदार और जीत चुका, बहुत ही उत्साह के साथ उन्होंने एक एंट्री की है हमारे भाई साहब हनुमान बेनीवाल। और क्या बात है दोस्तों, बहुत ही शानदार हमारे हनुमान बेनीवाल भाई साहब की एक एंट्री जो कि बहुत ही शानदार हमारे युवा दिलों की धड़कन है। हनुमान बेनीवाल भाई साहब हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। मैं चाहता हूं, कहीं मिला ही नहीं, आप जैसा कभी कहीं मिला ही नहीं, मिलता कैसे, कहीं था ही नहीं। हनुमान बेनीवाल साहब के लिए जोरदार तालियां और आप सभी की जोरदार जयकारे घोष के साथ में हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। और दोस्तों आप सब थोड़ी सी व्यवस्था बनाए रखें, अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं। आप अगर व्यवस्था बनाएंगे तो हमारे गांव में एक ऐसा एक और कार्यक्रम हम करवाएंगे और भी बेहतरीन। पुलिस प्रशासन का सपोर्ट करें और जितने भी हमारी युवा शक्ति है उन सभी से मैं निवेदन करूंगा, थोड़ा थोड़ा पीछे होके विराजमान हो जाए, अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाए दोस्तों। हेलो हेलो, सभी भाइयों से निवेदन है कि थोड़ा पीछे खिसक जाए। पाइपों के केबल लगा करंट वाली केबल लगा रखी है, हाथ जोड़ के निवेदन है थोड़ा पीछे बैठ जाए। दरिया बहुत लगा रखी है, थोड़ा सीधे सीधे बैठ जाइए, थोड़ा पीछे खिसक के जाली लगा रखी है, थोड़ा पीछे, थोड़ा सा थोड़ा पीछे खिसक जाओ, आराम से बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी शांति बना के थोड़ा पीछे जगह बनाए रखे। हनुमान बेनीवाल, क्या बात है दोस्तों। दोस्तों आप सभी थोड़ी सी, महाराज थोड़ा सा माइक का वॉल्यूम करें। दोस्तों आप सभी व्यवस्था बनाए रखें। जितने भी ये जो हमारे मेहमान हैं इन सभी से मैं निवेदन करूंगा, देखिए कि मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। आज हमारे गांव में हमारे बीच में हनुमान बेनीवाल साहब हमारे मेहमान बन के आए हैं, तो आप सभी से मैं, जितनी भी युवा शक्ति है उन सभी से मैं निवेदन करूंगा, आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। दोस्तों देखिए कार्यक्रम को बनाए रखें। आप सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप सभी अपनी अपनी जगहों पे बैठ जाएं। क्या बात है दोस्तों, व्यवस्था बनाए रखें, आप सभी से मैं निवेदन करूंगा। और पीछे जितने भी खड़े हैं उन सभी से मैं निवेदन करूंगा, यहां से खाली कर दे, पीछे ये खाली कर दे जल्दी से। और मैं सुखाराम जी बाबू से निवेदन करूंगा कि एक बार खड़े हो जाएं। सुखाराम जी बाबू, सुखाराम जी बाबू, सुखाराम जी बाबू खड़े होके हमारे आदरणीय भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल को साफा पहना के उनका सम्मान और आदरणीय करें। भाई साहब से मैं निवेदन करूंगा कि एक बार आप अगर खड़े हो जाएं। सुखाराम जी बाबू, क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां। हाय हाय, नेता हो तो ऐसा हो जो कि जमीन से जुड़ा हुआ हमारे बीच में। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए दोस्तों आप सभी की। क्या बात है।
कालूराम जी सियाग, इंदिरा जी विधायक को साफा पहना के उनका स्वागत और सत्कार करें। कालूराम जी, देवाराम जी मेघवाल, लालम देसर, क्या बात है, जोरदार तालियां। देवाराम जी मेघवाल, प्रिया सिंह जी मेघवाल को माला पहनाकर उनका स्वागत और सत्कार करें, साफा पहनाकर। तोलाराम जी तल्ड, तोलाराम जी तल्ड, तोल जी। और देखिए जो पीछे खड़े हैं उन सभी से मैं निवेदन करूंगा, भाई थोड़ा सा पीछे हो जाए, व्यवस्था को बनाए रखें। हमारे जीत भाई ने इतनी शानदार आप सभी के लिए व्यवस्था आयोजित की है, तो उसका थोड़ा सा लुत्फ उठाएं, आनंद लें। जीत भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें, बहुत ही शानदार। और उनके लिए बस मैं यही कहना चाहूंगा कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। और देख सकते हैं एक ऐसा प्यारा सा इतिहास बदला है उन्होंने। जीत भाई के लिए जोरदार तालियां बजा दें, जीत भाई गोदारा के लिए, क्या बात। तोलाराम जी तल्ड, तोलाराम जी, दानाराम जी को साफा पहना के उनका स्वागत और सत्कार करें। जगदीश जी स्याग, जगदीश जी स्याग, विवेक जी को साफा पहना के उनका स्वागत और सत्कार करें। देखिए हमारी युवा शक्ति से मैं निवेदन करूंगा, थोड़ी सी व्यवस्था को बनाए रखें दोस्तों। थोड़ी सी व्यवस्था को बनाए रखें, यहां मत करो। हाँ, तोलाराम जी तल्ड, तोलाराम जी तल्ड से मैं निवेदन करूंगा, दादा सुंदरलाल जी सियाग, दानाराम जी तल्ड का स्वागत और सत्कार करें। और हमारे पुलिस प्रशासन से मैं निवेदन करूंगा, जो ये छत पे खड़े हैं इधर पीछे, उनका थोड़ा सा देखें आप। देखिए आपसे निवेदन है कि नीचे आ जाइए, नीचे आके आनंद लें कार्यक्रम का। और मैं हनुमान जी से निवेदन करूंगा, हनुमान भाई साहब से निवेदन करूंगा कि जीत राम जी गोदारा को एक साफा पहना के उनका स्वागत और सत्कार करें।
जीतराम जी गोदारा आगे आए। हनुमान जी बेनीवाल से निवेदन करूंगा कि उनको साफा पहना के उनका स्वागत और सत्कार करें। साफा। हनुमान जी भाई साहब से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे जीतराम जी गोदारा साहब को एक साफा पहना के उनका स्वागत और सत्कार करें। आप सर। विजयपाल जी, विजयपाल, क्या बात है। आप सभी की जोरदार तालियां, तालियों की गड़गड़ाहट यूं ही बजती रहनी चाहिए दोस्तों, जीतराम गोदारा भाई साहब के लिए भी। और दोस्तों अब मैं इनवाइट करने जा रहा हूं आप सभी की जोरदार तालियों के साथ में प्रिया सिंह जी मेघवाल को मैं चाहता हूं 2 शब्द आपके। प्रिया जी के लिए जोरदार तालियां बजा दें आप सभी। ये भी हमारी युवा शक्ति है। मंच पर उपस्थित अतिथिगण, बेनीवाल भाई साहब, सामने जो बैठे हैं मेरे भाइयों, उनको मेरा सादर प्रणाम। एक बार जयकारे के साथ शुरू करेंगे। तेजाजी महाराज की, राम सापीर बाबा की, जय जवान, जय भीम, जय भारत। सत्ता संकल्प यात्रा लेके हम आज आपके शहर बरसिंहसर में आए हैं। जितना प्यार और सम्मान दिया है उसके सदा तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और आभारी भी रहेंगे कि आप लोगों ने इतना प्यार और सम्मान दिया है। आरएलपी टीम सत्ता संकल्प यात्रा इसलिए निकाल रही है कि वो देश में, प्रदेश में व्यवस्था ला सके, भ्रष्टाचार खत्म कर सके, महिला उत्पीड़न के मामले खत्म कर सके, बेरोजगार को रोजगार मिल सके। 70 सालों से जिस गुलामी की जंजीरों से हम लोग जकड़े हुए हैं, जातिवाद बांट दिया है जिन लोगों ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाति की परिभाषा समझा दी है, उन लोगों से ये कहना चाहते हैं कि हम सब भाई भाई हैं, और हम एक ऐसा इतिहास लिखेंगे 2024 में कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आरएलपी को वोट देकर बेनीवाल भाई साहब को मुख्यमंत्री बनाएंगे। प्रिया सिंह मेघवाल एक दलित समाज की बेटी है, और जितना प्यार और सम्मान बेनीवाल भाई साहब ने आरएलपी टीम ने दिया है मुझे, वो आपको आगे वाली पंक्ति में बैठ के पता चल रहा होगा। पिछले 28 तारीख से मैं यात्रा कर रही हूं, और फ्रंट आगे रथ पे भाई साहब मुझे खड़ा करते हैं। जब मैं पहली बार भाई साहब से मिली थी तो भाई साहब ने ये बोला था कि प्रिया, आरएलपी तुम्हारा परिवार है, ये तुम्हारा घर है, मैं तुम्हारा भाई हूं, 365 दिन तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। जब तो मैं आरएलपी टीम का हिस्सा भी नहीं थी। ऐसा इंसान ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। जिस बीजेपी की बात करते हैं ना, महंगाई इतनी बढ़ गई है, टमाटर के भाव पूछने से वो जेल का रास्ता बताती है। जो बीजेपी की महिलाएं सिलेंडर लेके रोड पे बैठी रहती 500 रुपए में, आज 1200 रुपए का सिलेंडर हो गया है, वो चुप बैठी है। कब तक सहन करते रहेंगे? जो लोग कहते थे ना कि हम सत्ता के लिए साइकिल पे आए थे, आज उन लोगों के घर देखो, उनके पास देखो BMW, ऑडी, मर्सिडीज है। आप लोग साइकिल पे घूम रहे हो, आपके लोगों के पैरों में चप्पल नहीं है। हक अधिकार खा गई है आपका। सुख चैन किसको कहते हैं आप लोगों को नहीं पता, उससे ज्यादा कहीं बेनीवाल भाई साहब को नहीं पता। वो 24 घंटे आपके लिए जगह रखते हैं। एक बार बोला था उन्होंने कि प्रिया, ऐसी कोई टेबलेट बताओ जिससे भूख खत्म हो जाए। किसान का बेटा है, अपना निवाला साइड में रख के आपके लिए निवाला दे रहा है, इससे बड़ी बात क्या होगी? इज्जत से बड़ा कुछ नहीं है। संपूर्ण सुख तो सभी को चाहिए, पारिवारिक सुख भी सभी को चाहिए। जो इंसान अपने संपूर्ण सुख चैन त्याग करके तुम लोगों के बीच में बैठा हुआ है, उस इंसान से बड़ा कोई नेता है नहीं है।
ये कांग्रेस है, ये बीजेपी है। कभी एक हाथ ऐसा आता है तो कभी एक हाथ ऐसा आता है। हक, वोट का हक आपका हक है। सरकार आप बनाते हो, आपको सरकार नहीं बनाती है। अभी भी बदल जाओ। अपना एक वोट बहुत कीमती है, उसकी पहचान करो, हक अधिकारों की पहचान करो और इस बार अपनी बहन से वादा करो कि हम एक राजस्थान में नया इतिहास लिखेंगे और इस इतिहास का नाम होगा आरएलपी, हनुमान बेनीवाल हमारा मुख्यमंत्री। तो ये प्रिया सिंह मेघवाल ना, आपकी बेटी, आपकी बहन खुद झुक जाएगी, आपका सर कभी नहीं झुकने देगी। ये वादा करके जाती है आज, और कभी भी याद करना 365 दिन तुम्हारे लिए हाजिर रहेगी। हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, बोतल के बटन पे वोट दीजिए और बेनीवाल भाई साहब को मुख्यमंत्री बनाइए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन प्रिया सिंह जी मेघवाल। अब मैं एक निवेदन करूंगा। सदैव लंबे समय से दलितों के लिए, पीड़ितों के लिए, शोषितों के लिए संघर्ष करने वाले मेघवाल समाज के हमारे जिले के बड़े नेता शिवदान जी मेघवाल आज हमारी पार्टी का दामन थाम रहे। जोरदार तालियों के इनके स्वागत करें। मैं हनुमान जी से निवेदन करूंगा आज इस धरा पर इनका दुपट्टा पहनाकर पार्टी के अंदर ज्वाइनिंग का स्वागत करें, ज्वाइनिंग करें। मैं हनुमान बेनीवाल जी से निवेदन करूंगा, भाई जितेंद्र गोदारा जो यहाँ का युवा नेता है उनको भी दुपट्टा पहनाकर पार्टी के अंदर शामिल करेंगे। जितेंद्र जी गोदारा, क्या बात है। युवा दिलों की धड़कन हमारे। मैं फौजी साहब से निवेदन करूंगा, रामेश्वर जी फौजी साहब अक्का सर से भी है ताकि ज्वाइनिंग है, फौजी एजेंट ज्वाइनिंग है आरएलपी। एक बार दुपट्टा पहनाकर हनुमान जी से एक निवेदन है। इमरताराम जी सियाग स्वरूप देसर से। आप सभी जो महानुभावों ने पार्टी की सदस्यता ली है, जोरदार तालियों के साथ इनका एक स्वागत करें। अब मैं निवेदन करूंगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के वरिष्ठ नेता, मजबूत नेता, सुजानगढ़ से पिछले उपचुनाव के अंदर अपनी छाप छोड़ने वाले सीताराम जी नाइक आए और हम सबको संबोधित करें। जोरदार तालियों के साथ सीताराम जी का स्वागत। भारत माता की, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, बलवीर तेजाजी महाराज की, बोले रामसा पीर की, बोलो गुगाजी महाराज की, बोलो जगदम्बा भवानी की, बोलो बाबूजी महाराज की, बोलो बालाजी महाराज की, बोलो ख्वाजा साहब की, बोलो 984 सिद्धा की, बोलो 33 करोड़ देव देवता की। बोलो संत लदुनाथ जी महाराज की। आज आपके गांव बरसिंहपुरा, बरसिंहसर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सत्ता संकल्प यात्रा लेकर के बरसिंहसर हम पहुंचे। मंच पर आसीन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब, मेड़ता विधायक
बहन इंदिरा जी बावरी, बॉडी बिल्डर बहन प्रिया, सम्मानित मंच, मेरे सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, प्यारे बालकों, आज ये सत्ता संकल्प की जरूरत कहां पड़ गई थी। मेरे सम्मानित साथियों, 75 साल से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने लूटने का काम किया और अपन लूटते आए। सम्मानित साथियों, आपका ध्यान अवगत कराना चाहूंगा, जब मोदी जी आए थे, लुभावने भाषण दे करके कहने लगे, बोले मेरी बहनें खाना पकाती है, आंखों में धुआं जाती है लकड़ियों से, गैस फ्री दूंगा। धोखा दिया और बहनों से वोट ले गया। अगले दिन आपके बयान में अशोक जी गहलोत ने भी कहा था, जब लंपी में गाय मरी थी उस समय कहा था, जो लंपी में गाय मरी है उनको 40-40 हजार रुपए दूंगा। ऐसे कहा था मेरे भाइयों। कौन से किसान को दिया 40-40 हजार रुपए? मात्र ये धोखाबाज पार्टी है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आप सबकी पार्टी। पहले आपके पास में कोई विकल्प नहीं था कि वोट तीसरी जगह कहां दे। कांग्रेस से दुखी होते, भारतीय जनता पार्टी को वोट डालते थे, भारतीय जनता पार्टी से दुखी होते, कांग्रेस को वोट देते थे। सम्मानित साथियों, धन्यवाद देना चाहूंगा हनुमान जी बेनीवाल को, आपको आपकी अपनी पार्टी बना करके आपको सौंप दिया और बोतल का निशान दे दिया। सम्मानित साथियों, 36 कौम की पार्टी है। लोग भ्रमित करेंगे ये जाटों की पार्टी है। ये जाटों की पार्टी होती तो सीताराम नायक आज मंच पर थोड़ी दौड़ता। इस नायक को माइक पकड़ाने का काम भी हनुमान जी बेनीवाल ने किया। नायक समाज का मान और सम्मान बढ़ाया और प्रदेश तक का जिम्मेदारी भी दी। और जब विधानसभा की टिकट देकर के सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से इस नायक को चुनाव भी लड़ाया। उस समय 30-30 मंत्री, 50-50 एमएलए इस प्रकार घूम रहे थे जैसे गलियों में आवारा सांड घूमते। पर हनुमान जी की ताकत पराजय कर दी और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दांत खटे। सम्मानित साथियों, परिवर्तन का समय आ गया है। आप ध्यान रखते हुए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हाथ मजबूत करो। 36 कौम के बीच में हमारे हनुमान जी भाई साहब सबका काम करते हैं। जीत करके तो और भी बहुत सांसद गए थे, 24 सांसद जीत करके गए थे, पर मोदी जी के सामने इस प्रकार बैठते हैं जैसे कबूतर के सामने बिल्ली के सामने कबूतर बैठता है। और ये हनुमान जी बेनीवाल जिन्होंने शेरनी का दूध पिया, वो दौड़ते हैं शेर की भांति और 36 कौम की आवाज उठाते हैं। मेरे भाई, आज हमारे 3 विधायक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हैं, वो 36 कौम के लिए सबकी आवाज उठाते हैं। सम्मानित साथियों, ये सभी समाजों का सम्मान करती है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। आप सबकी पार्टी है, आपकी अपनी पार्टी। इसलिए सभी मेरे सम्मानित भाइयों से कहना चाहूंगा कि अब जो चुनाव का विकल्प बच चुका, जो 25 तारीख को 25 नवंबर को जो चुनाव होंगे, उस चुनाव में बोतल का निशान याद रखते हुए हनुमान जी भाई साहब के हाथ मजबूत करो और राजस्थान की सरकार पर कब्जा करो। आपका कब्जा होगा, किसान का कब्जा होगा, दलित का कब्जा होगा। आज हम सब कोई भी सुरक्षित नहीं है मेरे भाइयों। आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार बनाओगे, खुशहाल राजस्थान बनेगा, हरा भरा राजस्थान बनेगा। आपकी जो आज सब संकट में है,
बहन बेटियों की इज्जत तार तार हो जाती है, पेपर लीक हो जाते हैं। मेरे सम्मानित साथियों, जिम्मेदार कौन है? आपकी अपनी पार्टी। जब तक किसान का बेटा कुर्सी पर नहीं बैठेगा तब तक आपका भला नहीं हो। सम्मानित साथियों, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हाथ मजबूत करो, भाई हनुमान जी के हाथ मजबूत करो और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जीता करके विधानसभा पर कब्जा करो। इतना ही आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं। आपने मेरे को मान और सम्मान दिया, आपने बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सम्मानित साथी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सीताराम जी नाइक साहब। अब मैं निवेदन करूंगा नोखा से मजबूत आवाज पूर्व सरपंच दीपाराम जी केरली साहब आए और अपने को संबोधित करेंगे। दीपाराम जी केरली। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब, साथ में मेड़ता के इंदिरा जी बावरी और बॉडी बिल्डर प्रति चंद्रा नाम धांतर जाना ही कोनी, और सुजान गडू चुनाव सीताराम जी और विजयपाल जी गोदारा जी, विवेक माचरा जी और तोड़ाराम जी, पूर्व सरपंच स्वरूप सर और बरसिंह सर के भाइयों और बहनों और गांव के जवान। देखो भाई, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है वो व्यवस्था परिवर्तन की ओर चल पड़ी है। तो ये वास्ते सत्ता परिवर्तन की ओर चल पड़ी है, तो सत्ता परिवर्तन जरूरी हो गया। सत्ता परिवर्तन या तो चौधरी देवीलाल जी करी हरियाणा करी, पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले आगे बोलिया अगला प्रधानमंत्री वीपी सिंह होगा। यह सत्ता परिवर्तन लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान जी बेनीवाल ने करी है, और हनुमान जी बेनीवाल के मुकाबले कोई मैं एड़ा आदमी कौन देखिया। हालांकि मेरो खेत गांव मेरा वोट लिस्ट खींवसर पंचायत में है, मेरा छोटो भाई बटी रहे, मैं आने पूरी तरह जानू, आरे पिताजी ने भी जान, तो बहुत मजबूत आदमी है हनुमान जी। देखो हनुमान जी मेरे बहुत काम पड़िया है। आरपीसी में आरएस रो इंटरव्यू हुए और दिल्ली आईएएस को इंटरव्यू हुए, बीरमा में हनुमान जी ने काम लिया है। हनुमान जी रो टेलीफोन चालता ही आरएस बन गया और आईएएस बन गया। कई तरह की बड़ी बड़ी नौकरियां मतलब सुप्यास करी हनुमान जी ने। कई काम और पढ़िया, मेरे आईजी और एसपी हूँ। हनुमान जी डायरेक्ट चाहे बीकानेर आईजी हो, चाहे नागौर हो, चाहे जोधपुर हो, पूरा सारो काम हनुमान जी कह जू गए। ये वास्ते भाई सत्ता परिवर्तन करनो है जना। तो देखो देवीलाल जी हिंदुस्तान में निकलिया, जो हनुमान जी निकल गया, सत्ता परिवर्तन कर दो। ये वास्ते देवीलाल जी सत्ता परिवर्तन करियो जना, पूरे हिंदुस्तान में राज दी गए और पेंशन 100 रुपया बटू चालू हुई जगह 1000 रुपया पेंशन पूरे हिंदुस्तान में चालू हुई। तो ये वास्ते हरियाणा देवीलाल जी कम नहीं है ये हनुमान जी। ये वास्ते सत्यवा परिवर्तन करना जरूरी है। कमजोर आदमी ने वोट दो चाहे मत दो, कोई मतलब को नहीं। एडे मजबूत आदमी ने वोट दो। आने साथे पार्टी भी बड़ी मजबूत है। मैं तो पहली आनी पार्टी आवे ना थोड़ा डरने लग जाऊं, बेटा कोई थर्डो दे दे लो। ये वास्ते हनुमान जी पार्टी बहुत मजबूत है भाई। ये वास्ते परिवर्तन करना जरूरी है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद दीपाराम जी केवली साहब। अब मैं निवेदन करूंगा आपकी तालियों के बीच प्रभुदयाल जी गोदारा, पूर्व सरपंच अक्सर प्रभुदयाल जी गोदारा आए और हम सबको संबोधित करें। प्रभुदयाल जी। राम राम साहब। आज सत्ता परिवर्तन यात्रा 28 तारीख को लेकर अभी पहुंची आप बरसिंह सर थाने ठा लगे और थे मतलब थोड़ा कहना हुई घना आया। तो पहला तो हनुमान जी को अपने कोलाइत द्रावण प्रधान पर स्वागत करता हूं आपकी सभी तरफ से।
और थारो भी स्वागत है कि थोड़ा सो फोन हूँ इतना बदरिया तो हूँ थारे पर से विश्वास रहा हनुमान जी ने हनुमान जी कोला ही तो परिवर्तन करता मैं डरा दूंगे। अब सब जनता तो वोटर सब तैयार बन कई मारे बूढ़ा बूढ़ा सब आदमी अबे क्या ठगावे आने भूत बतावे कि देवसी जी जिलो भाई आप देवसी भोषण के फर्क है भाई कि फर्क है के वो थारा हामी को भुगत होगी मेरे जैसी मेहनत करनी करी कहानी मन मन बख्शियो को नहीं तो थारो भी नंबर लाग ही तो मौको है समझो मजबूत आदमी हनुमान जी पूछ डालो बाकी ठोकी तो भाई मना कोई 70 साल पूछ जा ठोकी जा थे बल ठोकी जिया विशेष पूछ जा एक निवेदन है कहते 70 साल 94 दे दिया 94 लुच्चा ने आए कम थारी बच्ची की जी उम्र है कि माने दे दो मैं गणी को नहीं मांगा था 25 तारीख का वोट कर दिया और धर पोता ने बीन कह दिया आदमी ने वोट करना है परिवर्तन हो जी 100%। बाकी जो को अपन काम हुई और करियो तो था छानो को नहीं एक खाली रोड बनाई भी को विकास बतावे बिना सीटों करियो हर घरे बजरी आई है बजरी का 7,000 रुपये लिए 7 जगह तो अपन को रिपेयर अपन ठगिया है 4-5 बार होटल खरीद लिया अवेला खरीद ली 35 रुपये का जमीन मोल ले ली तो अपन तो भाई बिकी है मांग मोल लिए तो का तो चंदो आप अगर चुनाव लड़े हो अब मैं कई कई चुनाव लड़ो का रुपया को नहीं रुपया पहुंची ने भी कौन नहीं आप लड़े हो कौन लड़े हो तो थे आगे जो कैंडिडेट आए भी चुनाव लड़ा दो तो चाहे कोई आवे मंजूर है के पक्की बात बता दिया नहीं तो ना कहे और बोल रही जिलो के थाने ठगन आई ठगोरा आई कोई कहे देवसी जीते कोई कहे जीते ही कौन नहीं थाने एक शौकन खानी है कि मेरे घर आल पे आके से ही दूसरे नंबर आके से ही मेरे बूथ हूँ तीसरे मेरे गांव आ काटना पच आगे आगे आप पहला हो तो घर आके काटने आलपी ने पहलो कदम है आदमी मारे घर आके रही या कौन है पचे बूथ पचे गांव पचे तहसील राम राम सर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपने जो बातें कही है निश्चित तौर पर आज की भीड़ नौजवान किसानों की ताकत देकर लग रहा है कि आपने एक सीढ़ी पार कर लिया है। अब फाइट के अंदर आरएलपी वर्सेज है और इसको जीतने के लिए ये 1 महीने की ताकत आपको लगनी है। निश्चित तौर पर यहाँ पर बोतल का चुनाव चिन्ह बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। मैं निवेदन करूंगा शिवदान जी मेघवाल से आए और अपनी वाणी से हमें अनुग्रहित करें। शिवदान जी। गांव बरसिंगसर में आज आरएलपी की ये सत्ता संकल्प यात्रा पहुंची है। आज की इस जनसभा के हमारे मुख्य अतिथि राजस्थान की आस और उम्मीद नागौर से सांसद भाई हनुमान जी बेनीवाल साहब, मेड़ता सिटी की विधायिका इंदिरा जी बावरी, सीताराम जी नाइक, प्रिया सिंह मेघवाल जी, आपके चहेते प्रभुदयाल जी गोदारा, भाई विजयपाल जी बेनीवाल, डॉक्टर विवेक जी माचरा साहब, दानाराम जी गिंटाला जिलाध्यक्ष हैं हमारे पार्टी के, कालूराम जी दिख नहीं रहे हैं, कालूराम जी भी बहुत मेहनती हैं। अच्छा, कालूराम जी बैठे हैं। सरपंच साहब दीपाराम जी चौधरी केड़ली, जाना माना चेहरा है इस जिले का और बहुत वर्षों तक आप नोखा के किंग मेकर रहे हैं। दीपाराम जी, तालियों के साथ स्वागत करें। सरपंच साहब तोलाराम जी सियाग तरड, सॉरी क्यों सियागांव को गांव में मेरे सियागांव की चिड़ी उड़ी है। और लालम देसर मगरा के पूनम जी आज धोती में आए हैं सियाग, और सारण, सॉरी मेरे सियाग चढ़ी गया, सारण लिखियोड़ो, मेरे सारण लिखियोड़ो है। तो ये सियागों का बेल्ट है साहब। अरे गोदारा को गांव है लेकिन आसे पास सियाग भी है।
तो साथियों, आज शिवदान मेघवाल हनुमान जी बेनीवाल साहब के साथ राजस्थान में कंधे से कंधा मिला के पार्टी को मजबूत करने का काम करेगा। बहुत से साथी मुझे जान रहे हैं, जानते हैं, लेकिन जो नौजवान साथी हैं हो सकता मुझे ना पहचाने। थोड़ा सा मेरा छोटा सा मैं परिचय दे दूं। मैं सिविल इंजीनियर हूं और कांसीराम जी के साथ लग के राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किया। मैं उस पार्टी का प्रदेश का महासचिव रहा, फिर मैं पार्टी का युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष रहा, फिर मैं ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी स्टेट रहा, और मायावती जी जब तीसरी बार मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की तो शिवदान मेघवाल राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष था। मैं संगठन का आदमी हूं। राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी को खड़ा करने वाला इंसान आज आपके सामने मुखातिब है, और मैं उम्मीद करता हूं मेरा जो समय बचा है, मेरा जोश और जज्बा है, अब बेनीवाल जी साहब के साथ रहेगा। साथियों, किसान आंदोलन के दौरान बहुत से साथियों को पता है, बेनीवाल साहब मैंने 1 साल तक कचहरी परिसर बीकानेर पे धरना दिया था। जब मोदी जी ने 3 कृषि बिल लोकसभा में पारित किए, हम लोगों ने विरोध बाहर किया सड़कों पे, और भारत के किसान कौम के पहले सांसद थे हनुमान बेनीवाल जी, जिन्होंने संसद में विरोध करके मोदी जी का विरोध किया था। और आप काफिला लेके शाजापुर बॉर्डर पे गए थे। साथियों, अभी चुनाव का वक्त है। हम लोगों को बहुत सोच समझकर कि आने वाली नस्लें हमारी गुलाम ना बने, राजनीतिक गुलाम ना बने, तो आज हमारे बीच में राजस्थान में मान्यता प्राप्त पार्टी, बहुत मुश्किल से मान्यता प्राप्त होती है साथियों। राजस्थान में राजस्थान की पार्टी आरएलपी पहली पार्टी है जो मान्यता प्राप्त कर पाई है साथियों, पहली पार्टी है। ये आपका घर है। मुझे आने में बेनीवाल साहब थोड़ी सी देर हो गई, मेरे भी कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी और मुझे निर्णय लेने में थोड़ा सा समय लगा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। कचहरी में जब हमारा धरना चल रहा था दीपाराम जी, तो एक दिन 5-7 ऊंट गाड़े जा रहे थे, तो मैंने ऊंट गाड़ों को रोका, उनको खड़ा कर दिया। तो सीआईडी वाले आके मेरे से पूछते हैं कि शिवदान जी आज क्या प्रोग्राम है। ऊंट खड़े खड़े मींगने कर गए। तो मैं सीआईडी वाला ने कियो जिया ऊंट मींगना करिया हनी बिया का बिया मोदी जी ने मींगना करा दिया भारत रा किसान। और मानो प्रोग्राम भी वही है, मानो प्रोग्राम भी वही है। इसलिए साथियों, हनुमान बेनीवाल जी ने आपको एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म बना के दिया है, राजनीतिक प्लेटफॉर्म बना के दिया है। इस प्लेटफॉर्म पे 36 कौम आके खड़ी हो सकती है। आपको मिन्नतें नहीं निकालनी पड़ेगी, आपको अपना स्वाभिमान गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। टिकट के लिए आपको 20-20 दिन तक वहां दिल्ली में नाक रगड़ना नहीं पड़ेगा। आप आइए, क्षेत्र के लोगों से आप निवेदन कीजिए, क्षेत्र में काम कीजिए, और बेनीवाल साहब आपको टिकट के साथ 30-35 हजार वोटों का झुंड भी आपको देंगे साथियों। ये बेनीवाल साहब की आज पूरे राजस्थान में पहचान है। तो साथियों, जब किसान कौम हड़ौतिया करती है, जब जाट हड़ौतिया करता है, या जाट के अलावा जो किसान कौम हड़ौतिया करती है, तो पहला बीज धरती पे डालती है तो वो अपने परिवार के लिए, कीड़ी मकोड़ों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, सबके लिए भगवान से दुआ मांगता है कि हे मालिक, हे कुदरत, सबके लिए, रिश्तेदारों के लिए, सबके लिए अनाज देना। आज मैं समझता हूं
बेनीवाल साहब ने राजनीतिक हड़ौतिया किया है राजस्थान में, राजनीतिक हड़ौतिया। और राजनीतिक हड़ौतिया में हनुमान बेनीवाल जी के इस हड़ौतिये में सब कौमों को कुछ न कुछ मिलेगा, कुछ न कुछ मिलेगा। जो सत्ता से वंचित जातियां हैं उन जातियों को भी आरएलपी में मौका मिलेगा। इसलिए साथियों, आप आरएलपी से जुड़िए और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाला समय आप लोगों का है, नौजवानों का है। हनुमान बेनीवाल जी आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे। सत्ता बगैर कुछ भी नहीं है, सत्ता बगैर कुछ नहीं है, और सत्ता आपके सहयोग से बनती है। हनुमान बेनीवाल जी ने अग्निवीर की लड़ाई लड़ी। देश में पहली बार जब मोदी जी अग्निवीर का मुद्दा लेके आए और अग्निवीर योजना लागू कर दी। अग्निवीर योजना क्या है कि फौज में ज्यादातर किसानों के बच्चे हैं और कुछ किसानों की हालात फौज की वजह से ठीक हो गई है, तो किसानों की आर्थिक नसबंदी करने के लिए फौज में ये अग्निवीर योजना मोदी जी लेके आए। इसका विरोध हनुमान जी ने किया। पहले 25% परमानेंट का मोदी जी की घोषणा थी, लेकिन बेनीवाल साहब के सहयोग से, संघर्ष से अब उसको 50% तक ये लेके गए हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरे वर्ल्ड का कंसेप्ट है, भारत का नहीं, पूरे वर्ल्ड का कंसेप्ट है कि जो कौम अंधेरे उजाले अपने खेत की रक्षा कर सकती है, सीम की रक्षा कर सकती है, उन्हीं कौमों के बच्चे फौज में भर्ती होते हैं। जो केएम रोड पे दुकानें करते हैं उनके बच्चे फौज में भर्ती नहीं होते हैं। बच्चे भर्ती फौज में किसके होते हैं? हमारे होते हैं, किसानों के होते हैं। तो मोदी जी को वो अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं अच्छा लगा? कि किसान आंदोलन के दौरान मोदी जी किसानों पर सैनिक कार्रवाई करवाना चाहते थे, लेकिन फौज में किसानों के बच्चे हैं। मोदी जी को लगा कि फौज में विद्रोह हो सकता है अगर किसानों पे कोई आक्रमण करवा दिया तो फिर योजना बनाई कि इस किसान कौम के बच्चों को फौज से बाहर कैसे धकेला जाए, तो ये अग्निवीर योजना लेके आए। इसलिए साथियों, इस अग्निवीर योजना का पुरजोर विरोध हनुमान बेनीवाल जी ने किया और हम कंधे से कंधा मिला के इनके साथ लड़ाई लड़ेंगे साथियों। इसलिए साथियों, मैं बात ज्यादा लंबी ना करते हुए आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आने वाला जो चुनाव है 25 तारीख को वोट पड़ेंगे, नवंबर को, आप अपना अमूल्य वोट आपके क्षेत्र से, चाहे प्रभु जी गोदारा लड़े, चाहे प्रभु जी और हनुमान बेनीवाल साहब या पूरी टीम आरएलपी की, जिसको उम्मीदवार बनाए, आप सभी का फर्ज बनता है कि आप बोतल के निशान पे बटन दबा के यहां से आरएलपी का उम्मीदवार जिताएंगे। हाथ खड़े करके बताओ, आपको ये मंजूर? मंजूर। साथियों, बेनीवाल साहब आधा मिनट और लूंगा मैं। अभी 4-5 दिन पहले मेरा धरना चल रहा है कोर्ट परिसर पर। आज बेनीवाल साहब ने वो धरना मेरा खत्म करवाया। टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार आए और मेरे से पूछने लगे कि बीकानेर में राजनीतिक परिदृश्य कैसा रहेगा चुनाव का। तो मैंने कहा गहलोत सरकार जब से अल्पमत में आई है, यहां के मंत्री और एमएलए उस क्षेत्र के मुख्यमंत्री हो गए हैं। पूरे जिले में 3 मंत्री हैं, तो 2 ने तो जमीनें खोद के बेच दी, बॉर्डर तक को भी नहीं छोड़ा। बिजली में बड़ा घपला किया। मैंने कहा वो 2 मंत्री हैं, नाम आप जान गए होंगे। तो मैंने कहा एक तीसरा मंत्री और है, तो उन्होंने क्या खोदा? मैंने कहा उन्होंने शहर के चारों तरफ कब्जे करवाए हैं, क्योंकि शहर में खोदने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। तो उन्होंने शहर में भूमाफियों को पनपा के कब्जे करवाए हैं। ये गहलोत सरकार की हकीकत है साथियों। इसलिए साथियों, इस सरकार में माफिया पनपे हैं, और अगर आप हनुमान बेनीवाल जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, अपने उम्मीदवार जिताइए और इन माफियों से निजात पाइए। मैं शिवदान मेघवाल आपसे रजा चाहता हूं। आखिर में एक बात कह के कि वक्त पे बरसा कतरा है काफी, वक्त पे बरसा कतरा है काफी, सूख गई खेती तो बरसा किस काम का।
जय भीम, जय भारत, जय जवान, जय संविधान, जय किसान। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद शिवदान जी मेघवाल साहब। अब मैं निवेदन करूंगा मेड़ता से हमारी लोक लाडली विधायिका इंदिरा जी बावरी, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें, सत्कार करें इंदिरा जी बावरी। इससे पहले मैं निवेदन करूंगा अजीम खान जी, आप कहीं बीच के अंदर है, पूर्व सरपंच जज्जू, आप मंच पर आए। अजीम खान जी। राम राम सा। बोला तेजाजी महाराज की, बोला राम सा पीर की, बोला चामुंडा माता की, बोला बजरंग बली की। आज सत्ता संकल्प यात्रा में आपके बीच में सबके लाडला और 36 कौम की बात उठाने वाला नागौर के सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब, सीताराम जी नाइक, प्रिया जी और सभी सरपंच और सम्मानित मंच और सामने विराजमान सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों। वैसे वोट आप लोग हमेशा ही दो और सपोर्ट भी दो, पर आज ने एक बात आपने बतानी चाहूं कि पहले तो मैं भी कौन जानता राजनीति कहीं है, पर 5 साल के महीने जो हनुमान बेनीवाल जी का संघर्ष और प्रयास देखा कि किसान गरीब दलित के साथ में कोई अत्याचार हो रहा है तो उनके साथ में खड़ा आपको हनुमान बेनीवाल मिलता है और आरएलपी पार्टी के कार्यकर्ता मिलता है। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहती हूं कि आप लोग 36 कौम का लोग एक बार आप आज सोच लो कि आने वाली टाइम किसान का बेटा की होनी चाहिए। कई लोग बोल रहे हैं कि आज जाटों की पार्टी है, तो मैं तो आपने एक बात बताऊं कि आज जो मंच है आप देख रहे हो 36 कौम का लोग विराजमान है, कोई जाटों की पार्टी नहीं है। तो विधानसभा का चुनाव था, 36 कौम को टिकट भी दिया और चुनाव भी लड़ाया। जीत हार तो कर्मा की बात है, पर जो गरीब दलित किसान की सेवा करे और हमेशा ही आपके बीच में कंधा से कंधा मिला के आपकी बात सुने और आपके बीच में आवे, इनका नेता आप चुनो। एक हनुमान बेनीवाल जी मजबूत नेता है और मजबूत नेता के साथ में लड़ाई कर सके, ये डर वाला नेता नहीं है। तो मैं तो आप वही चाहूं कि एक बार आरएलपी पार्टी को वोट दे के देखो कि आपके तो अट मंत्री जी भी है, पर मैं सोचूं मंत्री जी ज्यादा ही काम हनुमान बेनीवाल जी आपके बीच में कराई और जनता के बीच में हमेशा 24 घंटा खड़ा मिले। और आज आप देखो रात और दिन, ये आप ही कौन सोचे कि रात का देवे दिन का देवे, ये सिर्फ आई सोचे कि किसान को हक किसान ने किया मिले। तो मैं आप सब हाथ जोड़ो ही निवेदन है कि आप लोग अब की बार वोट की चोट मोतल का निशान माथे बटन दबाई और भारी मतों आप जीता जो, चाहे कोई भी प्रत्याशी रहे, तो आपने आई सोचनी है कि हनुमान बेनीवाल जी खड़ा है और आपने वोट देना है। धन्यवाद, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद मेड़ता विधायक इंदिरा जी बावरी जी। अब मैं निवेदन करूंगा जेठाराम जी पटवारी जी, फुसाराम जी, सुमेर सिंह जी, आप अम्बासर से हमारे बीच हैं, मंच पर आए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार में आपका स्वागत है, यहां पर आए मंच पर। अब मैं निवेदन करूंगा नौजवानों की टीम जो बड़ी माला के साथ हनुमान बेनीवाल जी का स्वागत करने जा रही है, बाबूलाल जी गोदारा, मुनीराम जी गोदारा, रामलाल जी बाम्बू, मग्गाराम जी गोदारा, श्री कृष्ण जी गोदारा, हुक्माराम जी गोदारा, आप जल्दी आए, श्याम सुंदर जी गोदारा, महावीर जी गोदारा, सही राम जी कड़वासरा, ये नौजवानों की टीम, इनके द्वारा बड़ी माला से स्वागत किया जा रहा है हनुमान बेनीवाल जी का। आपसे आग्रह है। नौजवान नेता जिन्होंने पिछले दिनों जयपुर के अंदर हमारी पार्टी की सदस्यता ली थी, गोपीराम जी मेघवाल हमारे बीच, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत।
अब मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहता हूं नागौर के सांसद, किसानों के मसीहा, जवानों के दिलों की धड़कन आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी आएंगे, हम सबको संबोधित करेंगे। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत सत्कार। जेठाराम जी, रिटायर्ड पटवारी जी 2 शब्द कहेंगे। परम सम्माननीय हनुमान जी, शिवदान जी, प्रिया सिंह, मैं हृदय तल की गहराइयों से इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज सत्ता संकल्प यात्रा का आगाज हुआ है, बहुत ही बढ़िया बात है। 76 साल से जनता त्रस्त है। बीजेपी कांग्रेस सब एक ही पहलू के चट्टे बटे है। एक सामनाथ है, एक नागनाथ है। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर साख में उल्लू बैठा है। अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, इस देश का क्या होगा, कोई नहीं जानता। अगर आप अभी भी नहीं संभलोगे तो इसलिए ये देश की गर्द में चला जाएगा। मेरा नाम जेठाराम बारूपाल है। मासर गांव है। मैं मेरी मिसेज पूर्व में सरपंच थी और मैं पटवारी और गिरदावर से रिटायर हुआ हूं। जय हिंद, जय भारत, जय। मैं पुनः निवेदन करूंगा आदरणीय हमारे नेता हनुमान बेनीवाल जी का एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ इस बासी बरसिंह सर की पावन धरा पर हनुमान बेनीवाल जी। बासी बरसिंह सर के अंदर सत्ता संकल्प यात्रा का ऐतिहासिक स्वागत सत्कार किया। जोशीले अंदाज में आप 2 किलोमीटर तक जिस जोश के साथ इस यात्रा का स्वागत करने के लिए आए, समस्त नौजवानों का, धरती पुत्रों का, सर्व समाज किसानों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। 2-4 जोरदार जयकारे लगाऊंगा। जय बोले वीरतैया जी महाराज की, जय बोले सुंदर बोमिया जी महाराज की, जय बोले रामसा पीर की, करणी माता की। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मंच में उपस्थित मेड़ता की विधायक बहन इंदिरा बावरी जी, सीताराम जी नायक, अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह मेघवाल, हमारे नोखा से किसान नेता सरपंच दीपाराम जी, यहाँ कोलाइट में और बीकानेर में माफियाओं के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी प्रभु जी गोदारा साहब, भाई विजयपाल बेनीवाल, जिला अध्यक्ष दानाराम जी, डॉक्टर विवेक मात्रा जी, सुंदरलाल जी सियाग बासी, तोड़ाराम जी तर्ड, स्वरूप देसर, जगदीश जी सियाग पलाना, कालू जी सियाग बासी, चेतन राम जी सियाग बासी, प्रभु जी चौहान बासी, मनीराम जी गोदारा, बाबूलाल जी गोदारा, जीतू
भाई जीतराम गोदारा जो नौजवान नेता यहाँ के मेहनत करी खूब, और हमारे जेठाराम जी मेघवाल साहब, सम्मानित मंच बोलते तो सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, कोलाइट के अंदर जब मैं बजरी माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, उस समय आपने ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया और तब मैंने कहा था कि बरसिंह सर के अंदर भी मैं एक सभा करूंगा, और आज मैं मेरा वादा निभाते हुए सत्ता संकल्प यात्रा का रथ लेके बासी बरसिंह सर के अंदर इस चुनावी समय के अंदर, जब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता टिकट बांटने के अंदर लगे हुए हैं, सबको सरकार बनाने की चिंता है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आना चाहती है, कांग्रेस रिपीट होना चाहती है, आरएलपी पार्टी इस प्रदेश को बचाने के लिए जय जवान जय किसान के नारे के साथ सत्ता संकल्प के माध्यम से आपके बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करा के आपको अपनी ताकत याद दिलाने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र गांव के अंदर घूम के ये याद दिला रहे कि उठो, सत्ता का संकल्प लेके निकलो और व्यवस्था को बदल दो। ये सत्ता संकल्प यात्रा है। सत्ता का संकल्प लेके जब तक नहीं निकलेंगे तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। यहाँ बरसिंह सरबासी के अंदर बहुत बड़ी समस्या, तो नवेली लिग्नाइट, एनएलसी, जिसकी वजह से बहुत बड़ा प्रदूषण इस इलाके के अंदर हो रहा है। मैंने वादा भी किया था, अकेला व्यक्ति हूं, लड़ाके है मेरे पास, लेकिन आप जैसी लड़ाई सेठों से चाहते हो, सरकारों से चाहते हो, दिल्ली राजस्थान की सरकारों चाहते हो, उसके लिए मुझे हर जगह रहने की आवश्यकता होती। मैं संघर्ष करने आपके बीच नहीं आ पाया। वैसे देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर हमेशा इन बड़ी कंपनियों के खिलाफ मैं ये हमेशा कहता हूं कि स्थानीय लोगों को 80% रोजगार मिले, ये कानून बनना चाहिए विधानसभा और लोकसभा के अंदर। और सीएसआर फंड, मैं जिन कमेटियों के अंदर मेंबर हूं लोकसभा की, हमेशा सीएसआर फंड की बात उठाता हूं। दुर्भाग्य से सीएसआर फंड के अंदर गुंडागर्दी चलती है। जो ताकतवर होता है वो सीएसआर फंड को अपने इलाके में ले जाता है, और जो कमजोर होता है वो सीएसआर फंड को अपने इलाके में खर्च नहीं कर पाता। कायदा ये है कि जहां कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी काम कर रही है, जहां तेल, गैस, कोयला निकल रहा है, तांबा निकल रहा है, सोना चांदी निकल रही है, तेल निकल रहा है, वहां सीएसआर फंड उसी इलाके में खर्च होना चाहिए जहां वो निकलता है। लेकिन दुर्भाग्य से यहां के नेताओं में दम नहीं, और सारा सीएसआर फंड दूसरी जगह चला गया। और मुझे तो लगता है सीएसआर फंड खर्च भी नहीं हुआ होगा। कहने को थोड़ा सा कोई खर्च करा दिया कंपनी वालों ने नेताओं को राजी करने के लिए। नेताओं को कौन सा इतना ज्ञान है, कौन सा नॉलेज है नेताओं के पास इतना? सारे अधिकारी सरकारें चलाते हैं, सारे ब्यूरोक्रेट्स सरकार चलाते हैं, नेताओं को तो पता ही नहीं। नेताओं के पास जाओगे तो एक ही बताएंगे कि भाई कानून से काम करेंगे। कानून है कि नहीं, पढ़ा क्या तुमने? कानून में क्या लिखा? कब पढ़ा था कानून? जाओगे तो कहेंगे नियम में होगा तो हो जाएगा, बिना नियम क्या तुमने बनाए? अरे अपने आप होने वाला काम तो अपने आप ही हो जाएगा। नहीं होने वाला है तभी तो लोग तुम्हारे दरवाजे पर आए। वो कैसे हो, वो देखो, उसका रास्ता निकालो, लोगों को राहत दो। ये काम नेता यहां नहीं करते। अब आपके नागौर और यहां भी देख लो कितना फर्क है। मैं नागौर में हूं, आपके यहां बिजली वाले सीट भरते तो हल्ला मचा देते हो आप लोग। मेरे वहां दौड़ दौड़ के किसान कहते आजा सीट भर ले, तेरी हिम्मत है तो। वो आगे भाग जाते हैं एन जैन कि सीट नहीं भरेंगे। उनको पता है सीट भर के कागज खराब करने से कोई फायदा नहीं, सीट फाड़ देगा। हनुमान के बाद फोन आते सीट फट जाएगी। आपके यहाँ बिजली के बिल भरते होंगे, मेरे वहां नहीं भरते किसान, भरते ही नहीं, आदत ही नहीं होती। मैं चाहता हूं फ्री बिजली मिले किसानों, घरेलू उपभोक्ताओं को आधी दर पर बिजली मिले। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, क्योंकि बिजली आपका अधिकार है। राजस्थान बिजली उत्पादन करने वाले राज्यों के अंदर
आगामी कुछ सालों के अंदर नंबर 1 हो जाएगा देश के अंदर, जो बिजली का उत्पादन भी करेगा और बिजली बाहर भी भेजेगा। इतनी बड़ी विंड सोलर एनर्जी के बाद जितनी भी हमारी उत्पादन की इकाइयां वो सबसे ज्यादा बिजली पैदावार करती है। तो फिर किसानों से किस बात के पैसे ले रहे हो? फ्री बिजली दो राजस्थान के किसान को, घरेलू उपभोक्ताओं को आधी दर पे बिजली दो, और ये बिजली के थाने खत्म करो। क्यों डरा रहे हो किसानों को? थाने के अंदर मुकदमा करते हो, किसान को चोर साबित करते हो, सीट भी भरते हो और पैसा भी वसूल कर रहे हो। आप देखिए कौन सा कानून है और किसने बनाया? इन्हीं सरकारों ने, चाहे कांग्रेस थी चाहे भारतीय जनता पार्टी थी। कर्जे के बोझ के तरह किसान आत्महत्या कर रहा है। अगर देश में कर्ज माफी के आंदोलन को किसी ने हवा दी तो नागौर में 2016 की जो हुंकार रैली थी जिसमें 5 लाख किसान जवान आए थे, और बाड़मेर की जब हुंकार भरी, मध्य प्रदेश मंदसौर में बड़ा आंदोलन चला किसानों का, और उससे नागौर बाड़मेर से प्रेरित होके, बीकानेर से प्रेरित होके सीने पे गोलियां खा के किसानों ने शहादत दी। और देश में एक बात चली कि किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए। ये बात अगर किसी ने चलाई तो नागौर के सांसद ने इस कर्ज माफी के आंदोलन को देश के अंदर हवा दी। तभी तो राहुल गांधी बोले कि कर्जा माफ कर दूंगा, और बीजेपी वाले बोले हम कर देंगे। उससे पहले नहीं बोलते थे। अगर बात चली है तो कर्जा माफ भी होगा, समय लग सकता है। मैंने कहा जब देश के अंदर धन्ना सेठों का 15-20 साल में 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा माफ हुआ, तो देश के किसान का भी कर्जा माफ होना चाहिए। ये बात अगर मजबूती के साथ देश की बड़ी पंचायत के अंदर कहने की कोई ताकत रखता है वो नागौर का सांसद है। भाइयों, जब देश के अंदर तीनों कृषि बिल आए थे, काले कानून आए, उस समय उत्तरी भारत के अंदर जिसकी नई पार्टी थी, मैं धन्यवाद दूंगा शिवदान जी मेघवाल का, कि आज इन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने परिवार के अंदर ये शामिल हुए। शिवदान जी मेरे वहीं के रहने वाले, और बीकानेर के अंदर सिविल इंजीनियर, और बहुत शेड्यूल कास्ट किसान को संगठित करने का बहुत प्रयास उन्होंने लंबे समय से किया था। मैं शिवदान जी को गाड़ी में ही कह रहा था, ये एमएलए बनना, एमपी बनना, ये तो भाग्य की बात है, लेकिन जो आदमी नाम कमाता है, जिसकी इज्जत होती है, वो एमएलए एमपी से बड़ा होता है। बिना इज्जत वाले एमएलए एमपी भी बहुत घूम रहे हैं, लोग उनको गाड़ी में नहीं बिठा, लिफ्ट में होगा एमएलए एमपी, लोग ये कहते हैं। तो शिवदान जी, आज आपने जो हमें मजबूती दी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं दलितों की, मेघवाल समाज की लड़ाई राजस्थान के अंदर हमेशा लड़ता हूं। लोकसभा में हमेशा दलित शोषित पीड़ित की बात करता हूं। आप हमारे साथ आए हो तो आपको महसूस होगा कि मैं मेरे घर के अंदर आया हूं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर नहीं हूं, मेरे परिवार के अंदर शामिल हूं। मैं आपका स्वागत करता हूं। और आपने जो मेरा जो आगे जाओ, आपने जो विचार यहां पे रखे, निश्चित रूप से आज आप और हम मिल जाए राजस्थान के अंदर, मजा ले, कोई तीसरा यहां मुख्यमंत्री बन जाए, मिलने की आवश्यकता है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में मिलते ही 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख हो जाते हैं। ये नाइक बैठे, सीताराम जी, बावरी, मेघवाल, हम सारे मिल जाए, ओबीसी के लोग, बताओ। लेकिन कैसे होगा जब हर समाज का नेता इस मंच में दिखेगा। मैं प्रयास कर रहा हूं। मेरे को लोग ये भी कहते हैं कि हनुमान जी तो आजकल शेड्यूल कास्ट की पैरवी करते हैं 24 घंटे। अरे भाइयों, इनके बिना राज नहीं मिलने वाला। यही लोग वो लोग थे जिन्होंने आजादी के आंदोलन से लेके आज तक हमारा साथ दिया, हमें छोड़ के नहीं गए थे। लोकतंत्र के अंदर जीत होती है, वही सबसे बड़ी होती है। इसलिए हमें इनके साथ की आवश्यकता है। जिस देश, जिस प्रदेश के अंदर तीसरा मोर्चा बना, तीसरी ताकत बनी, अगर उत्तर प्रदेश में मायावती मुख्यमंत्री बनी तो वहां के मुसलमानों ने साथ दिया। जब मुलायम सिंह बने तो वहां के मुसलमानों ने साथ दिया। हरियाणा में चौधरी देवीलाल जब सत्ता के अंदर आए, मुसलमान एक तरफा वोट डालते थे। चौधरी चरण सिंह के साथ भी उत्तर प्रदेश का मुसलमान एक तरफा वोट डालता था, वहां की शेड्यूल कास्ट भी वोट डालती थी। हमें राजस्थान के अंदर जो राजनीति मिली, ये मुझे जो मिला है तकलीफ, अगर 20-40 साल पहले हमारे नेता ये काम करते, शेड्यूल कास्ट को, हमारे लोगों को एक करके अगर नई पार्टी बना के दे देते, तो अभी तक तो हम सत्ता के अंदर आ जाते। मुझे धन्यवाद दो कि पूरी जवानी
किसानों के लिए समर्पित कर दी। पूरा सुख चैन सब खत्म हो गया। घूम रहा हूं, कांग्रेस को चिंता, बीजेपी को चिंता, लेकिन मुझे चिंता आपकी। अभी कोई टेलीफोन आ जाए कि हनुमान जी फलां जगह बात हो गई, छोड़ के यात्रा चला जाऊंगा, सुबह वापस आ जाऊंगा। पूरी रात इन राजस्थान की सड़कों पर निकाली। ईश्वर की कृपा है कि कभी कुछ भी नहीं हुआ, ये ईश्वर की कृपा है। 5-5 लाख की रैलियां हुई। आपको संभालना बड़ा टेढ़ा है, और विशेषकर जवानों की पॉलिटिक्स करना कितना टेढ़ा। छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाना। फोन नहीं उठाया, उठा लिया तो लंबी कहानी शुरू कर दे, नहीं करो तो दूसरी सोचते भाई साहब फोन नहीं उठा तो फोन ही थोड़ी उठाता रहूंगा, और भी तो काम कर, भाषण भी देना पड़ेगा, खाना भी खाएंगे, लोगों से मिलेंगे। लेकिन चूंकि एक ही नंबर है मेरा, इसलिए सारे जो उलान है वो मेरे ऊपर, मुझे दूसरे ले गए और मुझे पकड़ लिया। हनुमान को पकड़ लो, इसको पहले वाले कहेंगे, उनका हिसाब किताब नहीं। ये सही बात है, क्योंकि मुझे आप अपना मानते हो। मेरे पास ऐसे फीलिंग होती है आपको कि जैसे हमारे भाई के पास बैठे हैं। कोई नेता जैसा लगता ही नहीं आपको, नेता नहीं लगता, मैं लगता हूं आपको अपना भाई। ये जो रथ आया सत्ता संकल्प का, यही रथ अगर बीजेपी का होता तो उसमें कौन बैठे होते पता आपको? 1-2 यहाँ के लोग बैठे होते। और मेरे को रथवाड़ा कह रहा था, ये रथवाड़ा तो क्या कि किराए पे चलते हैं। इस रथवाड़े को मैंने पूछा तुमने कहीं रथ चलाया था क्या? बोले हाँ साहब हमने रथ पहले चलाया था, बीजेपी पार्टी के किराए के था। तो मैंने कहा वहां क्या था? बोले वहां तो जब बीजेपी के नेता अंदर एंटर होते थे ना, तो एमएलए रथ के नीचे भागते थे कि मुझे चढ़ा लो, मुझे चढ़ा लो। मैंने कहा मैं तो वैसे बच्चों को चढ़ाता रहता हूँ, 50-40 चलते हैं। कई बार तो रथ में बच्चे आगे निकल जाते हैं, मेरे को पीछे धकेलते, मैं पीछे तो आगे चले जाते। रथ में इतनी ज्यादा वो इसलिए है कि आपको महसूस होना चाहिए कि लोकतंत्र के अंदर असली ताकत आप हो। खाली रथ में बैठ के हाथ हिलाने से कोई नेता नहीं होता। रथ पे बिठाया किसने? आपने। रथ पे बिठाने लायक किसने बनाया? आपने। किसके वोट से हम सत्ता के अंदर आते हैं? आपके वोट से आते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। जीतेंगे जब तो समाज, तकलीफ पड़ेंगे कोई लात मारेगा, जब जाति, और जब काम पड़ा तो व्यापारी सेठों के साथ मीटिंगें करना। बजरी की माइन से ले लो, चाइना किले की ले लो, एजेंसियां ले लो, दुनिया भर का पैसा कमा लो, विदेशों में पैसा लगा दो। क्या पैसा साथ जाएगा क्या बताओ? अपने लोग तैयार करो। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, फिर भी सोच रखता हूं कि व्यवस्था बदल दूंगा। अभी तक तो किसी के चंदे की रसीद भी नहीं काटी। अगर काटी हो तो मेरे को बता देना, व्हाट्सएप कर देना। आजकल तो सोशल मीडिया पे चलती है सारी बात, कहने की आवश्यकता ही नहीं। और काटी होती तो जरूर करते तुम लोग, और नहीं तो विरोधी करते। देखो देखो ये रसीद काट दी उन्होंने। सारी पार्टियां चंदा करती है। एक व्यक्ति जो इतनी चिंता करता है कि मेरे भाई 15-20 साल से मेरे साथ घूम रहे, गाड़ियों में तेल जला रहे हैं, महंगा तेल है, 100 रुपए डीजल पेट्रोल की कीमत है। रैलियां करता हूं हर जगह, तुम अपने साधनों से ताकत से सारा काम करते हो, मुझे तंग परेशान नहीं करते। इसलिए मैं सोचता हूं जब काम निकल ही रहा है तो मुझे चंदे की रसीद की आवश्यकता कहां पड़ गई। लेकिन भाइयों बिना संसाधनों के पार्टियां नहीं चलती, आप भी जानते हो। मेरे पास अगर पिछली बार संसाधन होते, 15 एमएलए होते मेरे राजस्थान के अंदर, और 15 एमएलए होते तो सरकार में हिस्सेदारी हो जाती, 7-8 को मंत्री बना देता। हाँ ये सही है, वो मंत्री बनते ही भाग जाते मुझे छोड़ गई, तो आदत होती प्रकृति की। तो जिसको बनाओ भाग गया। मैं धन्यवाद दूंगा तीनों एमएलए। जब सरकार गिर रही थी, अमित शाह भी डोरे डाल रहा था, वसुंधरा और गहलोत, ये मुझे छोड़ के नहीं गए, ये भी बड़ी बात है। बाकी सारी पार्टियां टूट गई, बसपा सारी की सारी चली गई। हाथी पीछे था, 6 विधायक कांग्रेस पार्टी के अंदर चले गए थे। लोकदल कांग्रेस में, ये कम्युनिस्ट पार्टी वाले कांग्रेस के अंदर, बीटीपी कांग्रेस में। एक पार्टी बची, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जिसने दिल्ली तक ये आवाज पहुंचाई कि राजस्थान में एक पार्टी है किसानों की, आरएलपी, जो इस बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के नजदीक नहीं आने देगी। वो संघर्ष कर रही है राजस्थान के अंदर। ये संदेश दिया तो आरएलपी पार्टी ने और आपके भाई की मजबूती ने दिया। भाई और राजस्थान में तो लड़ ही रहा हूं, लेकिन दिल्ली के अंदर 2 पाड़े दिल्ली के अंदर है। एक है एनडीए और एक है आईएनडीआईए, जिसमें कांग्रेस और उनके साथी हैं, और एनडीए में बीजेपी और उनके साथी हैं। मैं तो दोनों में ही नहीं हूं।
दोनों ही प्रयास कर रहे थे, मैं नहीं गया। अगर उनके साथ चला जाता तो आपके बीच कैसे आता बताओ मुझे। एक ही चरित्र होता आदमी का, या तो इधर या उधर। जब एनडीए में था तब आपने कहा छोड़ो मोदी को, किसानों के लिए सत्ता छोड़ी, सड़क पे उत्तरी भारत का एक सांसद आया, छोड़ के आ गया मैं तुरंत। यहां मैं गहलोत से लड़ाई लड़ रहा हूं, तीनों विधायक मेरे सड़क से लेकर अभी तक। और दिल्ली में अगर राजस्थान के हितों की कोई पैरोकारी करता है, पंजाब हरियाणा जब राजस्थान को आंख दिखाता है, ईआरसीपी की बात हो, सेना को ठेके पे दे दिया, मेरे छोटे भाइयों के मान सम्मान की बात हो, अग्निपथ को वापस करने की बात हो, तो नागौर का सांसद देश के जवान किसान की लड़ाई लड़ रहा है, वो राजस्थान को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहा है। और किसान कौम की मजबूती की बात आते ही लोकसभा के अंदर सारे सांसदों की नजरें पड़ जाती है कि ये मुद्दा आ गया तो हनुमान जी तो पक्के ही खड़े होंगे, ये किसान और जवान का मामला। मैं तो मान सम्मान बढ़ा रहा हूं आपका पार्लियामेंट के अंदर। कब मैं गया, 5 साल हो गए, 2 साल कोविड में चले गए। कोविड का वो दिन भी आपने देखे, किसी के घर से बहन गई, किसी का भाई गया, किसी के पिताजी चले गए, माताजी चली गई। और दूसरी जो लहर आई उसमें ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ा था जिंदगी ने। आपने देखा प्राण वायु नहीं थी लोगों के पास। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? या तो बीजेपी या कांग्रेस। हम तो नहीं थे कहीं पे भी। अब लोग ये कह देंगे, मोदी जी लोकसभा में भाषण दे रहे जब कोविड आया 20 के अंदर, कि मेरे हिंदुस्तान पे कोरोना से कोई नुकसान नहीं होगा। तो सारे सांसद टेबल बजा रहे थे, खुश हुए कि भाई मोदी जी ने कह दिया तो कोरोना नहीं आएगा। ऐसा कोरोना आया कि आधा मोदी का मंत्रिमंडल और हम सारे हॉस्पिटलों के अंदर भर्ती हो गए, कई लोग ऊपर चले गए। भरोसा कर लिया कि प्रधानमंत्री जी कह रहे तो नहीं आएगा कोविड। 2 महीने लोकसभा चलाई, सारे रास्ते खुले हुए थे, इंटरनेशनल फ्लाइटों पर रोक नहीं लगाई। बोले रिकॉर्ड बना रहे हैं कि हमने कोविड में लोकसभा चलाई। ये कौन सा रिकॉर्ड हुआ बताओ मुझे? कोविड के अंदर तो ध्यान ही रखना था। बर्बाद कर दिया इस देश को। और सामने पाड़ा कहां भाई? कांग्रेस पार्टी है। एक तरफ पप्पू है और दूसरी तरफ गप्पू है। एक पहले रेडियो चलता था शिवदान जी, और एक रेडियो, पुराने जमाने में रेडियो सुनते थे लोग, बोले ये रेडियो गप्पिस्तान है, अब गप गजट सुनो। तो ये तो गप्पिस्तान हो गया बीजेपी वाला रेडियो, और ये दूसरे वाला पप्पू, और ये पप्पू एंड पार्टी हो गई। इनका पता ही नहीं ये क्या तो बोलते हैं, क्या कहते हैं, क्या इनकी बॉडी लैंग्वेज है। आप 5 मिनट अगर राहुल गांधी को देखोगे तो आप खुद ही हंसने लग जाओगे, ऐसी हरकत देखते ही करने लग जाए। तभी तो लोगों ने पप्पू नाम दिया। पप्पू का मतलब पप्पू है, सीधा, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई खतरा नहीं। नहीं तो कोई खतरा है, उन्हें कुछ कर सकता है, ये पप्पू नाम दे दिया। प्रदेश में आपने देखा होगा अशोक गहलोत घोषणाओं पे घोषणा कर रहे हैं। इतनी घोषणाएं कर दी कि टेंडर नहीं हुए सड़कों के, अटक गए, आचार संहिता लग गई, सारा सारा पैसा है, अब कहां से बनाओगे बताओ मुझे? इतने बड़े एड, इतनी घोषणाएं, फाइनेंस में अटक गई जाके सारी सारी। एक काम किया गहलोत जी ने कि इनके 2 मंत्री थे, महेश जोशी, जिनका बेटा बलात्कार का आरोपी, बचा लिया उसको। बोले कुछ नहीं होने दूंगा, मेरा आदमी जब सरकार गिरी थी मेरे साथ था, बलात्कार करेगा कौन रोकने वाला इनको बताओ आप? शांति धारीवाल ये बयान देता है कि प्रदेश में बलात्कार ज्यादा हो रहा है। मंत्री जी बोला होंगे, ये मर्दों का प्रदेश है। ये भी कांग्रेस के मंत्रियों के बयान। नावा का मेंदर, बेगू का विदोड़ी, मलिंगा, जोरीलाल, जिनके बेटे परिवार हत्या, लूट और गंभीर मारपीटों में शामिल है, और सारे सारे मुख्यमंत्री के करीबी है। और दूसरा मुख्यमंत्री का पाड़ा क्या कर रहा है आपने देखा होगा, चले गए, वापिस आ गए, फिर जा रहे हैं, फिर वापिस आ गए, और उसी मुख्यमंत्री की छतरी के नीचे बैठ के कांग्रेस के टिकट बांट रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने किसानों की लड़ाई लड़ी। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बंद हुए, मेरा संगठन नहीं है राजस्थान के अंदर, कांग्रेस का संगठन है नहीं आई, और बीजेपी का विद्यार्थी परिषद है। लेकिन जब छात्रों को मायूस देखा, मैंने कहा मायूस क्यों हो रहे हो? बोले भाई साहब एक बार आप आ जाओ, मुझे पता था कि एक बार मैं जाऊंगा तो पूरा 1.5 महीना मेरा लेके ही दम लेंगे, घुमाएंगे मुझे राजस्थान के। गया, उनकी लड़ाई लड़ी, 8 रैली करी राजस्थान के अंदर, बीकानेर भी आया था, जयपुर में जब रैली करी उसमें छात्र तो आए नहीं,
आरएलपी के कार्यकर्ता जरूर सारे सारे आए थे। 2.5 घंटे बारिश के अंदर बच्चों के साथ भीगता हुआ आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति जो 2.5 घंटे अपने छोटे भाइयों के साथ भीग रहा है, कि कहीं ऐसा नहीं हो ये जाके कह दे कि हनुमान जी तो दूसरे तिरपाल में चले गए थे और हमें भीगने के लिए छोड़ दिया था। ऐसा कहां नेता तुम्हें मिलेगा बताओ मुझे, जो हर वक्त तुम्हारी चिंता करता है। साध संघ चुनाव के माध्यम से नए नेता बने, लोगों की समझ में नहीं है ये कहानी पूरी। भाइयों, प्रदेश के अंदर बजरी माफिया का जब आतंक था, खौफ था, बीजेपी कांग्रेस उसकी जेब में थी, उसको फुर किया, भगाया नागौर के सांसद ने। यहाँ जो घटनाएं घटित हुई 5 साल के अंदर, चाहे पेपर लीक, आरपीएससी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिनकी इज्जत थी वो तार तार होती हुई आपने देखी होगी। लड़ाई कौन लड़ रहा था? नागौर का सांसद। ये 5 साल नहीं, पिछले 5 साल, उससे पिछले 5 साल लगातार इस किसान कौम के लिए, जब किसान के बेटों के सीने पे गोलियां बरसा रहे थे अपराधी और वसुंधरा उनकी मदद कर रही थी उन अपराधियों की, तब एक ही व्यक्ति बोल रहा था, वो नागौर का सांसद था जो किसान कौम की रक्षा के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ता उन हार्डकोर अपराधियों से। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाला समय आपका है, थोड़ी हिम्मत आपको रखनी होगी। कोलाइट के अंदर इस बार अगर आप मजबूती रखें तो आरएलपी का उम्मीदवार की गिनती 40,000 वोट से शुरू होगी। आरएलपी की चिन्ह की गिनती है 40,000 वोट से। अब जाति पाति मत देखना आप, ठीक है ना? आप एक तो कैंडिडेट की जाति से आपको क्या करना है, जीत से करना है जाति से? जाति तो मैं हूं ना, इधर देख लो ना मेरी, और कहीं मेरी पसंद नहीं हो तो जिस कैंडिडेट हो उसकी देख लेना। एक आदमी बोला साहब आप ठीक नहीं हो, वो कैंडिडेट बोले वो अच्छा तो उसको वोट दे दो। एक जगह बोले साहब कैंडिडेट ठीक नहीं है, मैं आप अच्छे हो तो दे दो मुझे, चिन्ह तो मेरा ही भाई, कैसे एडजस्ट कर लो। ये बैठे ना ये सारे समाज सारे। अब की बार अगर कोलाइट में आप चाहोगे तो आरएलपी का विधायक बन सकता है। खाजूवाड़ा के अंदर आरएलपी जीत सकती है, डूंगरगढ़ में आरएलपी जीत सकती है, लूणकरणसर क्षेत्र के अंदर आरएलपी जीत सकती है। मैं तो कह रहा हूं मजबूती अगर हो तो शहर में भी एंट्री मार सकते हो, सिटी के अंदर भी। लोग दोनों पार्टियों से दुखी है, लोग इस मिलाजुली के गठबंधन से दुखी है। जब गहलोत का यह बयान आता है कि मेरी सरकार वसुंधरा ने बचाई, और जब वसुंधरा कहती है कि गहलोत साहब मेरे विश्वविद्यालय और कॉलेज के जमाने के दोस्त हैं, बोलती है वसुंधरा, तब लोगों को तकलीफ होती है। ये क्या है, मिलाजुली का खेल है? और ये सही है, इन दोनों की मित्रता यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते समय से दोस्ती वो आज तक निभा रहे हैं दोनों लोग। ये इस राजस्थान को किस तरह बेवकूफ बनाना, किस तरह की बात करना और किस तरह एक दूसरे की मदद करना, ये स्थिति राजस्थान के अंदर है। इसलिए अपनी ताकत को पहचानो। सत्ता संकल्प के माध्यम से जो मैं आपके बीच आया हूं, मुझे आशीर्वाद दें। सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया में तो आप आगे चल ही रहे हो, सोशल मीडिया के साथ साथ हर नौजवान ये तय करे कि मुझे 10 वोट जोड़ने, सर्व समाज के वोट जो। आप ये क्यों मान के चलते हो? हर जाति में अच्छे लोग होते हैं और हर जाति में बुरे लोग भी होते हैं। मैं कह रहा हूं कि हर जाति राजस्थान में बदलाव चाहती है। बैठ के उनको मोटिवेट करो, उनसे बात करो, उनको समझाओ कि ये हमारे सपनों का राजस्थान जो आज इसकी दुर्दशा हुई, इसकी दशा हुई, कहां हम अपराध में 1 नंबर पे आ गए, कहां हमारे किसान जवान की जो दुर्दशा है, कौन हमारी रखवाली करेगा, कौन हमारे लिए लड़ेगा? हमें बदलाव चाहिए। डिग्री से पहले रोजगार, कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त, खेत के सिंचाई का पानी और 80% स्थानीय इकाइयों में रोजगार, इसको लेके जो लड़ेगा हम उसके साथ हैं। अगर ये बात जवानों को समझाओगे तो निश्चित रूप से जवानों की बात समझ में भी आ जाएगी। आप सबने ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया, मजबूती दिखाई, उसके लिए धन्यवाद। आने वाला समय आपका है, पूरी ताकत मुझे देना। बरसिंह सर बासी के अंदर जो इसकी आपकी एनएलसी से संबंधित जो भी समस्याएं, चाहे गोचर क्या मामला है, कंपनी ने अतिक्रमण करेगा, भगा देंगे कंपनी को गोचर से, कंपनी द्वारा, ये सारे जो मुद्दे हैं जो मुझे आयोजकों ने दिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपकी जीत कराएंगे और कंपनी चलेगी, आपके हिसाब से चलेगी, आपको कंपनी के हिसाब से नहीं चलना। आप लोकतंत्र के रखवाले हो, आप